everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shini. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका थोड़ा सा पार्ट चैप्टर का रह गया था, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसको आज मैं पूरी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे चैनल पे आपको क्लास 10th की सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड बहुत जल्दी ही मैं कुछ नया लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो कनेक्ट रहिएगा मेरे से। एंड उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिल जाए। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था, लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ लिया था ना। द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, कि जो सॉइल है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट से देखेंगे हम लोग सॉइल को। तो फर्स्ट थिंग समझेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल को रिसोर्स क्यों बोलते हैं? सॉइल को रिसोर्स इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि सॉइल हमारे लिए यूजफुल है। अब वो कैसे यूजफुल है आपको पता है? आप लोग एग्रीकल्चर करते हो, कहाँ पे करते हो? सॉइल पे करते हो। बहुत सारी चीजें आप लोग, बहुत सारे ट्रीज देखते हो, ट्रीज जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ट्री किस पे उगती है? ट्री हमारी सॉइल पे उगती है। तो बहुत सारे हमारे बेनिफिट हैं सॉइल के, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सॉइल को एक रिसोर्स बोलते हैं, बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो सॉइल इट इज ए इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल याद रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हमेशा 1 मार्क में आ जाता है और आप लोग भाई हो जाते हो कंफ्यूज। हमेशा याद रखिए सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर सॉइल की बात करें, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सॉइल को बनने में, कुछ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए कभी सॉइल को कभी वेस्ट मत किया करिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे सॉइल का वेस्टेज होता है और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। सो फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में कितना लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब वहां पे रिलीफ फीचर कैसा है? माउंटेन है, प्लेन है, या फिर आप वैली है, क्या है वहां पे? वो एरिया कैसा है, रिलीफ फीचर्स वहां का कैसा है, वो होता है। दूसरा पेरेंट रॉक, जिस रॉक से वो सॉइल बन रही है वो रॉक कैसा है, उस रॉक की क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट मींस वहां पे आप बोल सकते हो रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो क्लाइमेट हो गया। वेजिटेशन, वहां पे वेजिटेशन कैसा है, वेजिटेशन बताने की जरूरत नहीं है। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और वहां पे और दूसरी जो लाइफ होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या सीन है भाई। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा है, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, एंड टाइम। जो टाइम होता है, टाइम भी रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे यस, टाइम इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स। ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स मीन्स ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं सॉइल में। ह्यूमस बहुत ही एक बोला जाता है एक रिच न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल का, जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो हमारी कंट्री में ना बहुत तरह के सॉइल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू है। तो इतनी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है ना वो भी वैरी करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉइल मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एल्यूवियल सॉइल। सो एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में यही सॉइल मिलती है। ये सॉइल बनती कैसे है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ मिलती है। सो इट इज अ मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन द इंडिया, in our country. Okay, so it is found in entire northern plain form of alluvial. तो हमारा जो नर्दर्न पार्ट आप देखते हो ना, कभी मैप दिमाग में रखो कि हमारी जो इंडिया का नर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है? वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है ना। ये एल्यूवियल सॉइल बनती कैसे है? तो एल्यूवियल सॉइल जो है ये बनती है डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर। ऊपर से हिमालय हमारा माउंटेन है, ठीक है ना, माउंटेन है, माउंटेन से यहाँ से रिवर आती है, ठीक है। अब रिवर आएगी, यहाँ रिवर अपने साथ बहुत सारा कुछ कंकड़ पत्थर सब कुछ लेके आएगी और यहाँ पे आके ये डिपॉजिट कर देती है, फिर जाके ये ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन हुआ है, ये एरिया, ये जो एरिया डिपॉजिट हुआ है, इसी यहाँ पे जो रिवर है उन्होंने कौन सा सॉइल डिपॉजिट किया? उन्होंने डिपॉजिट किया है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। सो एल्यूवियल सॉइल उन्होंने डिपॉजिट किया है। किसने? कौन कौन सी रिवर है नाम देख लेते हैं। तो 3 हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर जो है
ये डिपॉजिट करती हैं एलुवियल सॉइल को कहाँ पे, नदन प्लेन में, और नदन प्लेन हमारा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और ये अगर बात करें ये नदन प्लेन की जो एलुवियल सॉइल का आप देख रहे हो डिपोजिशन, ये कुछ हद तक राजस्थान एंड गुजरात में भी एक्सटेंड हुआ है कुछ पार्ट में, ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात के कुछ पार्ट में भी ये एक्सटेंड हुआ है। अब इसकी बात करते हैं साउथ में, अगर आप देखोगे साउथ में कहाँ कहाँ पे है, तो साउथ में ये हमारे जो भी कोस्टल प्लेन्स रीजन होते हैं, पर्टिकुलरली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेसिकली जो रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, आप देखते हो ना कि जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स है वो डेल्टा बनाती हैं, तो उन्हीं रिवर का जो डेल्टाइक रीजन होता है उन्हीं को हम वहाँ पे जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो मिलती है। क्लियर हो गया कहाँ कहाँ मिलती है एलुवियल सॉइल। ना नेक्स्ट देखते हैं एलुवियल सॉइल बनी किससे होती है। सो एलुवियल सॉइल में अगर आप देखोगे कि इसमें पार्टिकल्स जो इसके होते हैं मोटे छोटे, इसके अकॉर्डिंग तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, मतलब इसमें छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं बड़े पार्टिकल्स, उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया सैंड, सिल्ट, क्ले। तो क्ले आपको पता है क्ले बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है। नेक्स्ट अब जैसे जैसे रिवर वैली की अपर देखिए यहाँ पे अपर रीच होती है तो वहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो कोर्स होते हैं, कोर्स मीन्स मोटे सॉइल पार्टिकल बहुत ही मोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग जाते हो नीचे तो जो सॉइल्स उनकी है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होने लगती हैं, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पे सॉइल की जो साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर हम बात करें सॉइल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एज, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज खादर एंड सेकंड इज भांगर। तो खादर एंड भांगर, खादर क्या होता है, खादर एक न्यू एलुवियल सॉइल, जो नई एलुवियल सॉइल बनी है, ये क्या होती है, ये बहुत ही फाइन होती है, फर्टाइल होती है, जो नई है। खादर इज न्यू एंड भांगर, भांगर क्या है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और ये इसमें क्या होते हैं, बहुत कंकड़ पत्थर मिलते हैं और ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है इन कंपैरिजन टू खादर, ठीक है। तो खादर एंड भांगर याद रखिएगा। सो एज अ होल हम देख रहे हैं कि एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा ही फर्टाइल है ना, तो हमारे लिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसलिए बहुत सारी क्रॉप इसमें ग्रो कराई जाती हैं। क्रॉप देखते हैं हम लोग, क्रॉप कौन कौन सी है, वीट, शुगर केन, पैडी एंड अदर सीरियल एंड अदर पल्सेस, सारी चीजें इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सॉइल है इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारे अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होते हैं जितनी जरूरत होती है, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी है वो और इनहेंस हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल। आई होप आपको एलुवियल सॉइल समझ में आ गया हो कि एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, कहाँ मिलती है, कौन सी क्रॉप है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ह्यूमस अच्छा खासा होता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का नाम जो है इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका नाम हमने बोला है ब्लैक कॉटन सॉइल। सो ब्लैक कॉटन सॉइल, यही नाम याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, ब्लैक कलर की होती है और कॉटन के प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से रीजन में मिलती है, तो ये मोस्टली मिलती है डेक्कन ट्रैप के रीजन में। डेक्कन ट्रैप रीजन, जो रीजन किससे बना हुआ है, जो लावा के फ्लो से बना हुआ है, ठीक है, लावा फ्लो हुआ वहां पे और वहां पे वो रीजन बन गया डेक्कन ट्रैप। कौन कौन से रीजन है देख लेते हैं। सो प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्लेट्यू वाला रीजन, सौराष्ट्र का रीजन, मालवा, छत्तीसगढ़ एंड गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैलीज का जो रीजन है वो, तो ये सारे रीजन है जहां पे हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, क्लेई मटेरियल उनको बोलते हैं, और इसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इसमें जो वाटर रिटेन कैपेसिटी होती है ना, कि वाटर को रिटेन करके रखने की, वो बहुत ही हाई होती है। दैट्स वाई ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, क्योंकि कॉटन को ना एक बार में बारिश नहीं चाहिए, कॉटन को धीरे धीरे बारिश चाहिए, थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर हमेशा चाहिए, तो इसीलिए ये जो सॉइल है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सॉइल है ये इट कीप्स हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें पोटाश होता है, लाइम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, ये सब अच्छे अमाउंट में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड उतने अच्छे अमाउंट में नहीं होता है, उसकी कमी होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल। भाई इतने इतने कलर के सॉइल पढ़ रहे हो आप लोग। सो नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। अब इसकी बात करें कहाँ पे होता है, सो इट डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड लो रेनफॉल रीजन। तो जहां पे इग्नियस रॉक होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, उस रीजन में होता है, प्लस लो रेनफॉल, मतलब रेनफॉल इसके लिए क्या चाहिए, रेनफॉल इसके लिए लो चाहिए। और अगर हम बात करें और कौन से रीजन में, तो डेक्कन का जो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट होता है, डेक्कन रीजन में ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट वहां पे होती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ एंड गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन का जो सदर्न पार्ट होता है वहां पे होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको रिवाइज करिएगा अपने आप, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि ये रेड एंड येलो सॉइल, पहली चीज तो जो इग्नियस रॉक का, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का जो रीजन होता है वहां पे मिलती है, जहां पे रेनफॉल कम होती है वहां पे मिलती है। और इसके अलावा रीजन की बात कर ले तो डेक्कन का, जो डेक्कन का ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट वो हो गया, मिडिल गंगा प्लेन का सदर्न पार्ट हो गया, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो गया। बस 4 प्लेसेस आपको याद रखने हैं जहां पे रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। अब बात करते हैं इसका रेड एंड येलो सॉइल नाम क्यों है। तो रेड इसलिए क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है, इसका कलर रेड हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ रेड सॉइल। येलो सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये सॉइल, ये जो आयरन है वो ऑक्सीडेटेड फॉर्म में होती है, देन ये येलो कलर की होती है, तो इसलिए हम इसको येलो सॉइल बोलते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल दोनों इसको बोलते हैं। ओके, नो नेक्स्ट इज लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट नाम कैसे पड़ा, तो लैटेराइट में जो आप देख रहे हो लेटर वर्ड, तो लेटर वर्ड ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। सो लेटर मीन्स ब्रिक। तो यहाँ पे अगर बात करें ये सॉइल मिलती कहाँ पे है, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा वहां पे ये सॉइल मिलती है। लेकिन इसकी वजह से ना क्या हो जाता है कि ये जो अगर हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, तो इंटेंस लीचिंग हो जाती है इस सॉइल में, जिसकी वजह से इसमें जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, ह्यूमस होता है, ये सारे कंटेंट बहुत कम हो जाते हैं लीचिंग की वजह से। तो उतनी ज्यादा ये हेल्पफुल नहीं होती है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। लो ह्यूमस है तो कहां से आप प्रोडक्शन करोगे, बट स्टिल बहुत सारे प्लेसेस पे इसमें इस वाले सॉइल में प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे आप देखोगे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा एंड असम, ये सारे रीजन में इसका प्रोडक्शन किया जाता है इस वाले सॉइल पे। काफी क्रॉप, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में टी एंड कॉफी, 3 रीजन है ना, केकेटी में कौन सा, टी एंड कॉफी, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एंड आंध्र प्रदेश एंड केरला में कैश्यू नट का प्रोडक्शन किया जाता है। कौन सी सॉइल में, लैटेराइट सॉइल में। ओके, चलिए ना नेक्स्ट, एरिड सॉइल बहुत छोटे छोटे से, अब इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एरिड सॉइल जो होती है ये रेड टू ब्राउन कलर की होती हैं, एंड इनके टेक्सचर की बात करें तो सैंडी टेक्सचर होता है इनका। और ये जो सॉइल होती है ना, ये सलाइन नेचर की होती है। सलाइन में जिसमें सैल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो सलाइन नेचर की होती है। कहीं कहीं पे ना ये सलाइन नेचर इतना ज्यादा होता है, मतलब साल्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वाटर को इवेपोरेट करके ना इनसे साल्ट बना लिया जाता है। सोचिए इतनी ज्यादा सैलिनिटी होती है इनमें। और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, मॉइस्चर बहुत कम होता है, क्योंकि भाई ये रीजन एरिड सॉइल नाम से क्लियर हो रहा है कि पानी, रेनफॉल जो होगा बहुत ही कम होगा। सो मॉइस्चर कम है, ह्यूमस कम है, तो अब बताओ प्रोडक्शन कर सकते हो, नो। लेकिन फिर भी इरिगेशन की हेल्प से वेस्टर्न राजस्थान का जो रीजन है, वेस्टर्न राजस्थान का रीजन, वहां पे एरिड सॉइल में अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉरेस्ट सॉइल। नाम से क्लियर है, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये मिलती कहां पे है, इनको आप माउंटेनियस सॉइल भी बोल सकते हो। तो ये जो मिलती है हमको मेनली हिली एंड माउंटेनियस रीजन में मिलती है, जहां पे क्या होती है, फॉरेस्ट होती है, रेन फॉरेस्ट जिस एरिया में होती है। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपको हिली और माउंटेनियस रीजन चाहिए, प्लस वहां पे रेन फॉरेस्ट हो, मतलब रेन भी अच्छे खासे हो जिससे वहां पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हो, तो उस रीजन में ये सॉइल मिलती है। अगर बात करें वैलीज की, तो वैली वाली रीजन में, नीचे जैसे आप नीचे आओगे ना, नीचे वैली वाली रीजन में ये सॉइल लोमी एंड सिल्टी होती है और बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन अब बात करो अपर स्लोप की, से माउंटेनियस रीजन है ना, तो अपर स्लोप में आप बात करोगे, वहां पे ये जो सॉइल होती है इसमें कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, एंड ये एसिडिक होती है, और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी भी कम होती है, मतलब उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है जो वैली में जो हमको सॉइल मिलती है, माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉइल इरोजन। अच्छा, सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो बहुत ही मिलते जुलते टॉपिक है। आप एक को भी अच्छे से समझ लोगे तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली सॉइल इरोजन मीन्स होता है the denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो सॉइल की सबसे अपर लेयर होती है उसका डिनंडेशन हो जाता है, या फिर वो क्या हो जाती है, वो वॉश डाउन हो जाती है। अपर लेयर में ही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे ह्यूमस हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सॉइल के अपर लेयर में ही ये लोग अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते
होते हैं और इसी की वजह से जो सॉइल है हमारी फर्टाइल होती है। अगर यही नहीं रहेंगे, यही लेयर अगर वॉश डाउन हो जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी तो गई। अब सॉइल किस यूज का, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रोडक्शन कर सके, फर्टिलिटी मेंटेन कर सके, तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो ये जो चीज है ना कुछ नेचुरल प्रोसेस से होती है और जो हमारी नेचर है इसको बैलेंस कर लेती है, बट कुछ ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर की वजह से ये जो प्रोसेस है सॉइल इरोजन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको नेचर भी बैलेंस नहीं कर पाती। तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि सॉइल अच्छी क्वांटिटी में नहीं रहेगा तो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाएगा। तो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है और कौन कौन सी नेचुरल एक्टिविटीज है सॉइल इरोजन के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले ह्यूमन एक्टिविटीज देख लेते हैं। तो एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, कि आप पेड़ काट दोगे तो पेड़ काटने से जो सॉइल कवर जो कस के पेड़ पकड़ के रखता है, सॉइल की रूट्स पकड़ के रखती हैं सॉइल को, वो क्या हो जाएंगी, वो हट जाएंगी, तो वहां से सॉइल इरोजन हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग से ग्रासेस होती हैं, ग्रास कहीं ना कहीं सॉइल को पकड़ के रखती है, अगर ग्रास हटती जाएंगी तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क आपको पता है जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो इसकी वजह से जो सॉइल है बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट होता है। माइनिंग, माइनिंग में क्या करते हैं लोग, माइनिंग करेंगे, वहां पे गड्ढा खोदेंगे, एक्सकेवेशन होगा, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, अब वहां पे जो सॉइल है उड़ के इधर उधर जा रही है, तो एक्सकेवेशन जो होता है, माइनिंग होती है, इससे भी इफेक्ट होता है। एंड डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के बहुत ही गलत मेथड से, कि आप प्लफिंग गलत मेथड से कर रहे हो, बहुत गलत मेथड से जो फार्मिंग होती है इसकी वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है। मतलब फर्टिलाइजर लाके यूज कर दे रहे हो, बहुत ही केमिकल चीजें लाके यूज कर दे रहे हो सॉइल पे, इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, सो दिस वाज नेचुरल फैक्टर, सॉरी ह्यूमन फैक्टर। नाउ हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज। तो एक होता है गली इरोजन। ये क्या है गली इरोजन, आप देखो अगर वाटर किसी भी एरिया से ऐसा पास हो रहा है वाटर, तो वाटर क्या करता है, उसमें आप बोल सकते हो गड्ढा बना देता है। ऐसा एरिया से पास हुआ, अब वो एक गड्ढा सा बनता चला गया इतने एरिया में, और बाकी सारे लैंड ऊंचे हैं, वो एरिया नीचा हो गया थोड़ा सा, जैसे होता है ना, तो उसको बोलते हैं गली। तो गली इरोजन, तो यहाँ पे गली बनाते हुए वाटर निकल जाते हैं, इसकी ये जो यहाँ पे गलीज बन जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये एक रीजन है सॉइल इरोजन होने का। दूसरा शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या हुआ, अभी जो वाटर है ना वो गली फॉर्म में नहीं जा रहा, अभी जो वाटर है ये आपका जो पूरा वाटर, पूरा अर्थ जैसे सॉइल का एक पूरा ये आपका बेड है, अब वाटर पूरा ऐसे चला गया, तो उसने जो पूरी सॉइल की पूरी शीट थी ना उसको पूरा एक साथ में इरोड करके चला गया वाटर। अभी क्या हुआ, इसको बोलेंगे शीट इरोजन, पूरी शीट को ही आप लेके चले गए वाटर जो था। नेक्स्ट विंड ब्लो, कि हवा बहती है, हवा की वजह से सॉइल की जो अपर लेयर है वो ऊपर बह के निकल जाती है, एक हो गया ये विंड ब्लो। तो ये थे आपके नेचुरल कॉजेस, की नेचुरल रीजन कौन कौन से होते हैं सॉइल इरोजन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सॉइल इरोजन होता क्या है और कौन कौन से रीजन होते हैं, नेचुरल रीजन एंड ह्यूमन रीजन, ह्यूमन मेड रीजन। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन में आप वो जो मैंने लैंड डिग्रेडेशन में पढ़ाया था कि आप लैंड को कैसे कंजर्व करके रख सकते हो वो लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें दी हुई हैं। कंटूर प्लफिंग, कंटूर प्लफिंग में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो जैसे वाटर इस साइड से आ रहा है, वाटर का स्लोप ये है, तो आप क्या करो, अगर आप इधर ही साइड से ऐसे ही प्लफिंग करोगे तो वाटर जब आएगा तो वो सॉइल को बहा के लेके चला जाएगा। तो आप प्लफिंग को उल्टी डायरेक्शन में करो, ठीक है, इधर काउंटर करके करो, तो इसको बोलते हैं कंटूर प्लफिंग। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग मैंने आपको बताया था लैंड कंजर्वेशन में कि आप अगर कोई माउंटेन की स्लोप है, स्लोप ऐसी होती है, देखिए स्लोप ऐसी है, अभी पानी आएगा वो ऐसे बहा के लेके चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्लोप को ऐसे 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 करके चले जाओगे, ऐसे स्टेयर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो पानी आएगा वो रुक रुक के आएगा, तो वो ऐसे बहा के लेके नहीं जा पाएगा आपके सॉइल को, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट स्ट्रिप्स क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करोगे, आपका बहुत सारा क्रॉप है, आपका ग्राउंड है, फील्ड है, आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, बीच में क्या कर दिया आपने, कुछ स्ट्रिप लगा दी ग्रासेस की, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर गैप करके। तो इससे क्या होगा, अगर हवा आएगी तो हवा ऐसे बहा के नहीं ले जाएगी, आपने बीच में ग्रासेस लगाई हुई हैं, तो ग्रासेस जो है वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। सेम चीज हम लोग कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट, जो भी सैंड ड्यून वाले एरिया होते हैं, सैंडी रीजन होते हैं, वहां पे जो सैंड ड्यून्स होती हैं वो हवा की वजह से बह जाती हैं, तो अगर यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हो, दैट मीन्स आप ट्रीज वगैरह वहां पे लगा देते हो, तो जो सैंड ड्यून है वो बह के नहीं जा पाती हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा आप एफॉरेस्टेशन भी कर सकते हो, जो मैंने आपको लैंड कंजर्वेशन में बताया था, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, जो ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही अच्छे मैनेज वे में कर सकते हो, एंड माइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मैंने वहां पे बताई थी उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कि आपका शॉर्ट आंसर है कि लॉन्ग आंसर है, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको जरूर लिखिएगा। चलिए, ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट आपका। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है देन मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियोस। अगर आपकी मैम आपके लिए इतना कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ आपको चैप्टर की, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाए, देन प्लीज सपोर्ट माई चैनल। आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल जो है यहाँ पे बेल प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी जो भी नई वीडियोस हैं। एंड मैं 9th 10th 11th 12th सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपके जो भी क्लासमेट्स हो या फिर फ्रेंड हो जो 9th 10th 11th 12th किसी को भी हो, आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।